हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। हम यहाँ पे मेंस के लिए डिस्कशन करेंगे। एक ही क्वेश्चन है हमारे सामने, लेकिन काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये ना समझें कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। यह उन क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है कि आपको उत्तर लिखना कैसे है। मैं चाहता तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे कि यहाँ केवल कीवर्ड्स दिया हुआ है, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता। हाँ, एक और चीज़, टेलीग्राम चैनल, कई सारे लोग बोल रहे थे कि आपका टेलीग्राम चैनल है या नहीं, तो कल मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिंड मैसेज में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो आप यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और जो भी वीडियोज़ होंगी या कोई स्क्रीनशॉट लेकर के किसी चीज़ को वहाँ डालना होगा या कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मुझे मिलते हैं जो वहाँ मुझे लगेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में जिन वीडियोज़ पे या जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले। कि सबसे ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया है कि पॉलिटिकल साइंस पे कुछ बताइए कि कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। इवन कुछ लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ टॉपिक्स हैं उसका लिस्टिंग दे दीजिए, या फिर 66th मेंस वालों के लिए GS1 और GS2 के लिए प्रोबेबल जो टॉपिक्स हैं उसको प्रोवाइड करें। ठीक है। तो आने वाले समय में अभी मैं बता नहीं सकता कि कितना टाइम लगेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। इतना पता है मुझे कि आपके एग्जाम से बहुत पहले ये सारी चीज़ें करा दी जाएंगी, वो करेंगे। आज ही मैंने अपने एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया है, उनका इस बार DSP में सिलेक्शन हुआ है, नाम है अभिषेक कुमार, तो 64वीं BPSC में। तो उनके ज्योग्राफी में 204 मार्क्स आए हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो एक वीडियो बनाएंगे कि ज्योग्राफी को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं वहाँ यहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने कहा 2 से 4 दिन का समय लगेगा, वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल का कोई व्यक्ति है तो उनके लिए भी एक वीडियो अपलोड की जाएगी, और पॉलिटिकल साइंस के लिए तो किया ही जाएगा। देखता हूं अगर संभव हो पाता है किसी अदर ऑप्शनल का, या फिर अगर ज़्यादा डिमांड होगा किसी ऑप्शनल का, तो हम उसको भी यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये बाइलिंगुअल होगा, अंग्रेजी में आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे ताकि जो भी अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको भी पता लग जाए। और आपको पता ही है मैं पूरी तरह से हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। क्वेश्चन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के 2 भाग हैं। पहला भाग हो गया कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी संविधान का जो मूल ढांचा है वो क्या है। और डू यू थिंक, यानी क्या आपको ऐसा लगता है कि गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बिकम द गार्जियंस ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये क्वेश्चन UPPSC में भी आ गया है, BPSC में भी 63वीं में आ चुका है, और UPSC में भी पूछ चुका है। डिमेंशन अलग है बट टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर ही है। और मुझे लगता है इस बार प्रोबेबल यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर क्वेश्चन आया तो इसी तरह से फ्रेम करेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो संविधान के गार्जियन है वो संविधान के ऊपर गार्जियन बन बैठे हैं। आपको पता है संविधान के गार्जियन जो है हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो क्या यही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वो लोग इसके रक्षक के बजाय खुद इसके मालिक बन गए हैं। आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि 2 बातें लिखनी है। पहली बात कि डिफाइन करेंगे आप कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, इंट्रो में ही इसको करेंगे। फिर आप ये बताएंगे कि कैसे यह गार्जियन है, मतलब गार्जियन बन बैठे हैं, यानी क्रिटिसाइज करेंगे। और फिर बताएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग गार्जियन नहीं बन बैठे हैं बल्कि ट्रू मायने में इसके प्रोटेक्टर हैं। और फिर आप एक एप्रोप्रिएट कंक्लूजन देंगे, तभी आपका आंसर एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बन पाएगा। ठीक है। ये मेंस का आंसर राइटिंग है, यहाँ पे दिख रहा होगा पॉलिटी GS2। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसको शुरू करेंगे, पहला वाला जो पार्ट है कि डेफिनेशन कैसे देंगे। तो आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो इटर्नल है, यानी शाश्वत है, अनअल्टरेबल है, यानी जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह फाउंडिंग फादर्स, जो संविधान के निर्माता थे ना, तो उनका इसमें एस्पिरेशन जुड़ा हुआ है। वो लोग
लोग क्या चाहते थे, ये इसमें जुड़ा है। फिर थोड़ा सा आप केशवानंद भारती के बारे में बात करेंगे कि जुडिशरी ने इसको इनोवेट किया यानी कि ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में नहीं था इसके पहले बेसिक स्ट्रक्चर जैसा। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, ये केरला बनाम केशवानंदा भारती, ये केशवानंद भारती अभी कुछ समय पहले ही मरे हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको पता है कि बैकग्राउंड क्या चल रहा था, ये जानना जरूरी है। पहले पार्लियामेंट एंड जुडिशरी की कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कि क्या फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इस पे पार्लियामेंट कुछ और कह रही थी, जुडिशरी कुछ और कह रही थी। जैसे आपको याद हो तो गोलकनाथ केस में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, आप जो है लिखेंगे इन्हीं को, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके लिए जानना जरूरी है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दे कैनॉट बी अल्टर्ड एट एनी कॉस्ट, दे आर वेरी सैक्रोसैंक्ट, उनको बदला ही नहीं जा सकता, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही क्यों ना कर लें। तो उसके बाद जो है ना, पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लेकर के आई थी, और उसके तहत उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट करके और फंडामेंटल राइट को भी बदल सकते हैं। और इसी केशवानंद भारती केस में इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान में किसी भी भाग को बदल सकता है, लेकिन वो संविधान का जो मूल ढांचा है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं करेगा। अब वो मूल ढांचा क्या होगा, तो मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम एक लिस्ट नहीं दे सकते हैं कि क्या क्या मूल ढांचा है। जब हमारे पास केस आएगा उस केस में हम डिसाइड करेंगे कि मूल ढांचा क्या है, ठीक है। तो केस टू केस बेसिस पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो जजमेंट्स दिए हैं उसमें यह आया है कि फेडरलिज्म, संघवाद, ये एक मूल ढांचा है। डेमोक्रेसी, आप यहां पे ऑथोरिटेरियन सिस्टम नहीं ला सकते हैं, डेमोक्रेसी एक मूल ढांचा है। रिपब्लिकन सिस्टम, आप यहां पे मोनार्की नहीं ला सकते हैं इंडिया में, क्योंकि रिपब्लिकन सिस्टम जो है यानी गणराज्य, यह एक मूल ढांचा है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे हिट करना है आप इन बिंदुओं पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने इनको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप बताएंगे कि कैसे, यस मैंने लिखा है, यानी कि हाँ, ये जो संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के ऊपर जो है अपना आधिपत्य इन्होंने जमा लिया है। इसके पीछे हम कुछ कारण की यहां चर्चा करेंगे। पहला चीज तो ये है कि जजेस जो होते हैं वो अनइलेक्टेड होते हैं, और आपको पता है डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो लोगों के पास होता है। आपने प्रियम्बल देखा होगा, उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यानी सबसे सुप्रीम कौन है, लोग हैं। तो और वो लोग किसको चुन रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो क्या यह एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है, यह गैर प्रजातांत्रिक नहीं है कि जो लोग चुने हुए नहीं है वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या अमेंडमेंट सही है और क्या अमेंडमेंट गलत है। जैसे अगर पार्लियामेंट में अगर कोई बिल आता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और उसको अगर पार्लियामेंट पास कर देती है, दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ये संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है, तो उसको रद्द कर दिया जाता है। और यही एनजेएसी के केस में, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बिल थी 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके तहत ये किया गया, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट कि कैसे गार्जियन बन बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सॉरी, यहां पे ये मिट गया। नो टेक्सचुअल बेसिस, कि संविधान में तो कहीं ऐसा टेक्स्ट लिखा ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का। अभी मैंने बताया कि जुडिशियल इनोवेशन है, ये जुडिशरी ने खुद इनोवेट किया है बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये हो गया। तीसरा है कि जजेस सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब यह है कि जजेज का अपना पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, उनकी अपनी सब्जेक्टिविटी डिटरमाइन करती है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है या क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिटन पैरामीटर्स तो है नहीं कि इन पैरामीटर्स के आधार पर देखा जाएगा। एक ही जज को कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर लग सकती है, दूसरे जज को नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं कितनी सब्जेक्टिविटी है, यानी ऑब्जेक्टिविटी तो है ही नहीं।
और तो इसका मतलब ये हुआ कि जजेस इनडायरेक्टली संविधान में अमेंडमेंट कर रहे हैं, बट अमेंडमेंट का तो काम पार्लियामेंट का है। तो ये फिर से क्रिटिसिज्म हो गया। तीसरा क्रिटिसिज्म होगा कि चौथा कि अमेंडमेंट नेसेसरी है टू चेंज इवन ओरिजिनल इंटेंशन। किनका? फाउंडिंग फादर्स का। देखिए, उन्होंने भी खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, जो हमारे संविधान के निर्माता लोग थे, कि समय के साथ इस बात की जरूरत होगी कि संविधान में बदलाव लाया जाए। और बदलाव कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगा। तो ये उस चीज के खिलाफ हो जाता है कि कुछ चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट रिजिड हो जाएगी कि नहीं, ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो वहां फिर कोई स्कोप ही नहीं बचता है। हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर। ये इसके खिलाफ है। आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है। तो जब अमेंडमेंट की पावर दी गई है पार्लियामेंट को, तो फिर इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों अमेंड कर रहा है? ठीक है, यहां पे भी आप क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। और ये एनजेएसी का आप एग्जांपल जरूर दीजिए, जो मैं पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दो बातें कही थी कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, हमारी जो न्यायिक जो इंडिपेंडेंस है ये उसके खिलाफ है, न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। और दूसरी की ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना डोमिनेट करेगा इसमें जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था और इसलिए बोल दिया कि आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, हम एनजेएसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही आप देखेंगे। दूसरा आप बताएंगे नहीं, अब यहां पे जो आर्गुमेंट है वो ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन बन बैठा है संविधान के ऊपर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सेफगार्डिंग द कार्डिनल वैल्यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है ना, उसका वो प्रोटेक्टर है, जैसे डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म। ये इनको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि बोला गया है कि सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सोचिए अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना हो और कल के डेट में कोई सरकार आए और इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, तो फिर ये तो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है ना, ये संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ब्रूट मेजोरिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, कई अगर ये नहीं होता ना तो किसी पार्टी का मान लीजिए 300 350 सीट आ जाए और वो पार्टी जो मन करे वो संविधान में बदलाव करने लगे अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा, ऊपर ही बताया जा चुका है इंट्रोडक्शन में कि फाउंडिंग फादर्स की कुछ एस्पिरेशंस थी, उनको जो है दरकिनार नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट उनको बचाने की कोशिश ही कर रहा है। एक जिया मोदी है, आप इनकी एक बुक का नाम यहां मैंने लिखा है 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया। उसमें 10 इन्होंने जजमेंट का नाम बताया है जिसने भारत की रूपरेखा ही बदल दी। उसमें एक जजमेंट का नाम है ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, तो उसमें उनका ये आर्गुमेंट है कि देखिए, एकेडमिकली आप देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको गलत लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखेंगे ना तो बेसिक स्ट्रक्चर काफी सही है। बस आप इतना लिख देंगे, अब फिर डिटेल में जाएंगे तो काफी लंबा आंसर हो जाएगा आपका। इतना ही बस आप मेंशन करके छोड़ देंगे कि जिया मोदी अपने इस बुक में ये तर्क देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग क्या करते हैं ना, कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन की तरह लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन की तरह लिख देते हैं, या फिर जो बॉडी पार्ट में लिखा है उसी को कंक्लूजन बना देते हैं। ऐसा आप गलती नहीं करेंगे। देखिए, यहां पे मैंने पूरा लिख दिया है, ये एक मॉडल कंक्लूजन है कि बेसिक स्ट्रक्चर प्लेज अ कार्डिनल रोल इन सस्टेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक कार्डिनल वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इन द सस्टेन करने में, किस चीज को, संविधानवाद को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और प्रजातंत्र को भारत में। अब देख रहे हैं एक लाइन कितना सिग्नल, आप इसको रट जाइए, मैं कह रहा हूं कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन हो उसमें ये लिख सकते हैं आप। फिर अगला है द जुडिशरी हैज ट्रूली एक्टेड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिजायर्ड बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारी जुडिशरी है उसने ट्रू सेंस में संविधान का गार्जियन की ही रोल अपनाया है। यानी देखा, हमने एक तरफ बताया कि कैसे वो गार्जियन नहीं, मतलब इसके ऊपर बैठा है, फिर बताया कि कैसे ये गार्जियन है, और अंत में जाकर के हमने एक बैलेंस्ड ओपिनियन देने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका अगर फिर भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।
और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसे मैंने बता दिया उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मैं फ़ोटो खींच करके भी दे दूंगा, जिसमें लगेगा कि वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आगे का आउटलाइन था मैंने बता ही दिया। इतनी ही बातें थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो एंड वॉचिंग दिस वीडियो।